नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि ये वीडियो शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और इस लिंक को क्लिक करने के बाद सत्य हिंदी की सदस्यता लें और फिर हमें थोड़ा भुगतान करें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें भी आपका समर्थन मिलेगा। इसके अलावा सत्य हिंदी का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अगर आपने डाउनलोड उसे नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसानों के भारत बंद का पंजाब और हरियाणा में खासा असर। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बोले, महाराष्ट्र में लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। एंटीलिया विस्फोटक कार में गिरफ्तार अफसर सचिन वाजे का होगा डीएनए टेस्ट। असम और बंगाल में पहले चरण का मतदान कल। और प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे बांग्लादेश, शेख हसीना ने किया स्वागत। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज 26 मार्च है और किसान आंदोलन को पूरे 4 महीने हो चुके हैं। और इसी किसान आंदोलन के तहत जितने भी किसान हैं, आज उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। और इस बंद का असर, जो खासा असर देखा गया और पूरे व्यापक तरीके से जिन 2 राज्यों में इसका असर दिखाई पड़ा वो थे पंजाब और हरियाणा। अब उसके कुछ डिटेल्स आपको बताती हूँ कि इन दोनों राज्यों में क्या क्या चीजें देखी गई हैं। रेलवे लाइन पर धरना हुआ, ट्रैक पर झंडे गाड़े प्रदर्शनकारियों ने, रेल जो ट्रेन्स हैं उनको रोका गया। अब ये बताया जा रहा है कि दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली अमृतसर, कालका से दिल्ली आने वाली 4 शताब्दी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। और जो रेलवे के सूत्रों से पता चली है खबर कि 10 एक्सप्रेस ट्रेन्स और 50 से ज्यादा मालगाड़ियों का जो परिचालन था वो प्रभावित था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो महानिदेशक हैं अरुण कुमार, उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा में जितनी भी ट्रेन्स थी वो ऑलमोस्ट बंद पड़ी हुई थी। मेट्रो रेल सेवा भी बताया जा रहा है कि काफी प्रभावित थी। और अलग अलग ढंग से किसानों ने प्रदर्शन किया है। नेशनल हाईवे जो 9 है उसे बंद कर दिया गया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को भी रोक दिया गया और बंद कर दिया गया। अब ये जो देशव्यापी स्ट्राइक है ये दूसरी स्ट्राइक है, क्योंकि जो पहली स्ट्राइक थी वो 8 दिसंबर को हुई थी। और आपको ये भी बता दें कि 28 मार्च को, जिस दिन होलिका दहन का दिन है, उस दिन ये बताया जा रहा है कि किसानों ने कहा है कि वो जो कृषि कानूनों की जो कॉपी है वो उसे जलाएंगी। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज भारत बंद का ऐलान हो गया, ये दूसरा देशव्यापी स्ट्राइक किसानों ने किया है, लेकिन बात कहाँ आगे बढ़ रही है? क्योंकि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों ने मना कर दिया है। बातचीत से कोई इसका हल निकल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो एक अपॉइंटेड पैनल था वो अपनी रिपोर्ट 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सौंपने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि वो रिपोर्ट प्रिंटिंग के लिए गई है। और ये जो 3 सदस्यों वाली अशोक गुलाटी, अनिल घनवत और प्रमोद जोशी की जो ये पैनल था सुप्रीम कोर्ट का, तो इन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट में, जो दिल्ली का पूसा इंस्टीट्यूट है, वहां पर बैठकर उन्होंने बताया जा रहा है कि सबसे बातचीत की है। उसमें किसान हैं, उसमें इंडस्ट्रीज के लोग हैं, सीआई के लोग हैं, सबसे बातचीत करके और उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। लेकिन किसानों का ये मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल को वो नहीं मानेंगे, ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आप आज मेरी कुछ किसानों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो अगले 15 दिन है ये किसानों के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जो फसल कटने का समय है और ज्यादातर किसान अपने राज्यों में चले जाएंगे, तो जहां पर, क्योंकि भौगोलिक तौर पर अगर आप देखें तो फसल कटने का और रोपने का टाइम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, तो पंजाब और हरियाणा में ये जो प्रक्रिया है ये अप्रैल और मई के महीने में शुरू होगी। इसलिए इस समय आंदोलन में ज्यादातर जो किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा के हैं और बाकी राज्य के जो किसान हैं वो अपने अपने घर लौट चुके हैं ताकि वो अपनी फसलों को काट सकें। और जब फसल की कटाई पूरी हो जाएगी तो वो वापस दिल्ली आएंगे। और उनका ये सबका मानना है कि ये किसान आंदोलन चलता रहेगा और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये कृषि कानून सरकार वापस लेती है या नहीं लेती। लेकिन अब सवाल किसान का, ये जो कृषि कानून है इनको वापस लेने का है कि सरकार ने कह दिया कि वो ये वापस नहीं लेगी।
अभी कुछ महीने पहले ये एक ऑप्शन आया था कि 1.5 साल तक इस कानून को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर ये कहा गया कि अगले चुनाव तक, यानी कि अगली सरकार जो आएगी वो इसे रद्द कर देगी। तो कुल मिलाकर ये अब नाक का सवाल हो गया है। किसानों को लगता है कि उनकी बात भी रह जाए और वो पीछे ना हटे। सरकार को ये लगता है कि जो उसकी नाक का सवाल है, क्योंकि उसने ये कह दिया है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, तो वो बिल्कुल ये कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये जो पूरा आंदोलन है अलग अलग ढंग से, चाहे वो महापंचायतें हो या फिर अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को आश्वासन देने की बात हो, तो किसान आंदोलन चल रहा है। छोटे छोटे कॉर्नर्स में एक संगठित तरीके से चल रहा है, लेकिन ये कितना लंबा चलेगा इसका अभी किसी को भी अंदाजा नहीं है। और ये हो सकता है कि ये किसान आंदोलन चाहे बड़े स्तर पर या छोटे स्तर पर चलता ही रहे जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाता है। क्योंकि कुछ किसानों से जिनसे मेरी आज बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब तक चलाना होगा ये आंदोलन हम चलाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार भी यही चीज़ कह रही है कि वो पीछे नहीं हटेगी। तो ये आंदोलन अभी कितना लंबा चलेगा, ऑलरेडी इतिहास में इसका नाम दर्ज हो चुका है कि जो सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन, तो फिर ये और कितना लंबा चलेगा और कितने साल चलेगा या कितने महीने चलेगा, अभी किसी को ये पता नहीं है। तो एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है जो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है कि एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पर न कि सरकार किसानों की बात मान रही है और न किसान सरकार की बात मानने के लिए तैयार है। तो एक गतिरोध बना हुआ है और ये गतिरोध जब तक नहीं टूटेगा तब तक जो एक विश्वास की कमी है दोनों किसानों और सरकार के बीच में, वो बनी रहेगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर कोरोना के संक्रमण से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जो दूसरी लहर की हम बार बार बात कर रहे हैं कि भारत में दूसरी लहर कोरोना की आ चुकी है और वो एक भयावह स्थिति के रूप में उभर रही है। 5 महीने का अगर आप आंकड़ा देखें तो पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो सबसे ज्यादा अभी तक के हैं। 24 घंटे में 59,118 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 257 मौतें रजिस्टर हुई हैं। और ये जैसा मैंने कहा कि ये 5 महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिससे कि काफी लोगों में खौफ तो बढ़ गया है। लेकिन जमीनी तौर पर अगर आप देखें तो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। चुनाव की रैलीज, क्या होली के जो सेलिब्रेशंस हैं और जो सोशल गैदरिंग्स हैं, उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 111 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है। और ये बताया जा रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि वो 2 अप्रैल तक स्थिति को देखेंगे और अगर चीजें हाथ से बाहर निकल जाती हैं तो वो लॉकडाउन अनाउंस कर देंगे। यानी कि पूरी एक संभावना इस समय बन रही है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन को अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच आपको बताया था कल हमने कि किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि अप्रैल के महीने में एक भारी उछाल दिखेगा और दूसरी लहर से 25 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो ये तो तमाम भयावह आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जमीनी तौर पर इन चीजों को बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ राज्य हैं जहां पर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। जैसे कर्नाटका है, वहां पर मास्क न पहनने पर 250 रुपए का फाइन है। सोशल गैदरिंग्स में 10,000 रुपए का फाइन है। और राजस्थान ने भी चेतावनी दी है कि अगर मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो हो सकता है कि वहां पर भी एक लॉकडाउन की स्थिति बन जाए। तो कुल मिलाकर हम कोरोना को हल्के में ना ले। एक साल लॉकडाउन को हो चुका है, लेकिन स्थिति बिल्कुल डरावनी इस समय फिर से वापस आ गई है। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि इस समय वैक्सीन अवेलेबल है और वैक्सीन अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि आपको संक्रमण नहीं हो सकता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है और उससे भी ज्यादा जरूरत है कि हम कैसे प्रतिबंध लगाएं इन सोशल गैदरिंग्स पर, रैलीज पर और ये तमाम जगह जो ये होली के सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं, क्या हम इनमें अपने आप को रोक पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं एंटीलिया विस्फोटक केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस अफसर सचिन वाजे की, जिन पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार रात को एनआईए सचिन वाजे को मुंब्रा खाड़ी में लेकर गई ताकि वो पूरी सीन रिक्रिएट की जा सके कि किस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या हुई है और जहां पर उनकी लाश भी मिली थी 5 मार्च को।
अब एनआईए के अगर हम सोर्सेज को बिलीव करें और एनआईए के सूत्रों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो बार बार यही बोल रहे हैं कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी, मुमरा खाड़ी में उनको फेंक दिया गया था। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि हत्या के पहले उनको शराब पिलाया गया और उसके बाद उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाई गई और फिर उनके मुंह में 4 रुमाल अंदर ठूंस दिया गया, जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। एक और सीसीटीवी फुटेज का भी उल्लेख यहाँ पर आ रहा है कि एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला है जहां पर मनसुख हिरेन और सचिन वाजे साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये 17 फरवरी का फुटेज है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें सचिन वाजे सड़क पार करके एक काली वॉल्वो में जाकर बैठ गए हैं और ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस वॉल्वो को ड्राइव करने वाला और कोई नहीं बल्कि मनसुख हिरेन था। और फिर सीसीटीवी फुटेज में दोनों सचिन वाजे और मनसुख हिरेन साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि एनआईए ने 2 मर्सिडीज जो कि सचिन वाजे की हैं, एक लैंड क्रूजर, एक इनोवा और स्कॉर्पियो की फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी है। और अब ये बताया जा रहा है एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये जो पता चल रहा है कि सचिन वाजे का डीएनए टेस्ट भी होगा। तो डीएनए टेस्ट बिना ब्लड सैंपल के नहीं हो सकता, तो सचिन वाजे का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। पहले वो रिलक्टेंट थे, नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर अल्टीमेटली अपना ब्लड सैंपल दे दिया है और अब उनका डीएनए टेस्ट जल्द से जल्द होगा। और आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने कहा था कि वो बहुत ही जल्द मनसुख हिरेन की जो मर्डर मिस्ट्री है उसको सॉल्व करेगी। और एटीएस ने जब एनआईए को केस सौंपा था तो उसके ट्रांसफर के ठीक पहले ही उन्होंने बता दिया था कि जो मेन मास्टरमाइंड है वो सचिन वाजे है मनसुख हिरेन की हत्या क्या। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वो सुपर कॉप बनना चाह रहे थे और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या कर दी। और ये सारी बातें सामने आई हैं। और एक बात और जो एनआईए की तरफ से निकल कर आ रही है कि 4 मार्च को सचिन वाजे ने अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो अपने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के ऑफिस में ही छोड़ दिया था, ताकि जब उनकी लोकेशन ट्रेस की जाए तो वो लोकेशन उनकी सीआईयू ऑफिस की ही हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर्स से बताया जा रहा है कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की बातचीत हो रही थी और वो जो लोकेशन ट्रेस हुई है वो मुमरा खाड़ी के आसपास के इलाके की है, जो कि ये साफ बताता है एनआईए के सोर्सेस के हवाले से कि सचिन वाजे वहां पर मौजूद थे जब मनसुख हिरेन की हत्या या आत्महत्या हुई है। अब आपको बता दें कि एनआईए ने इस बात को कहा है और बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा है कि जो एटीएस ने जिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है जिनका नाम विनायक शिंदे है, तो उनको भी आमने सामने बिठाकर सचिन वाजे के सामने बिठाकर पूछताछ होगी। उधर जितेंद्र आव्हाड ने फिर से एक बार रश्मि शुक्ला जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि किस तरीके से वो बीजेपी एक निर्दलीय विधायक को बीजेपी का समर्थन करने के लिए कह रही थी। तो एक तरफ परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि ऑलरेडी संजय राउत ने ये कहा है कि ऐसे अफसरों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और थोक के भाव में हम उनको बजाएंगे। इस तरीके की लैंग्वेज संजय राउत ने इस्तेमाल की थी और कहा था कि ऐसे अफसरों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये जो पूरा मामला है ये इतना पेचीदा हो चुका है कि इसमें अलग अलग इस समय बिंदु नजर आ रहे हैं। सचिन वाजे, मनसुख हिरेन, उसके बाद परमबीर सिंह, रश्मि शुक्ला, यानी कि कुल मिलाकर राजनीति में के अंदर इस समय जो इस तरीके की राजनीति हो रही है एंटीलिया विस्फोटक केस के मामले में अलग अलग प्यादे इस समय नजर आ रहे हैं, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे परमबीर सिंह हो, रश्मि शुक्ला हो। लेकिन किस तरीके का एक पॉलिटिकल नेक्सस सामने आ रहा है कि किस तरीके से, और तमाम चीजें जो देवेंद्र फडणवीस ने भी जिसका खुलासा किया कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स का मामला है, उसके बाद अनिल देशमुख के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है कि वो 100 करोड़ की उगाही का मामला सामने आ रहा है बार्स और रेस्टोरेंट से। तो कुल मिलाकर एक जो नेक्सस बन रहा है उससे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से राजनीति चलती है और राजनीति कैसे चलती है। आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को आपको दबाना पड़ता है, रिप्रेस करना पड़ता है, और उस इंस्टीट्यूशन में के अंदर बैठे हुए अफसरों का इस्तेमाल सत्ता किस तरीके से करती है, ये इस पूरे प्रकरण से सामने आता है। भले इसमें सच्चाई हो या ना हो कि इस तरीके की उगाही का मामला है, इसकी सच्चाई क्या है,
उसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग्स के तबादले में क्या उद्धव ठाकरे वाकई में पैसे लेकर ऐसा काम करते हैं, तो ये तमाम चीजें इस समय जांच का विषय हैं। लेकिन हाँ, जिसको एक डार्क सीक्रेट कहा जाता है, इन बातों को पहले भी पब्लिक डोमेन में कई बार ऐसी बातें आई हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अफसर ने खुद एक चिट्ठी लिखकर और इस तरीके की बातों का खुलासा किया हो। तो वाकई में राजनीति से विश्वसनीयता उठती हुई नजर आ रही है। साथ में जो पूरा पुलिस महकमा है उसकी छवि दागदार हो रही है और पूरे इंस्टीट्यूशन अपने आप में किस तरीके से खत्म हो रहा है राजनीति के द्वारा, ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं असम और बंगाल के पहले चरण के मतदान की। जी हां, कल सुबह से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। बात पहले करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर कल मतदान होगा और इसमें ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर। तो कुल मिलाकर 294 सीटें हैं। 8 चरण का मतदान है जिसमें कि कल पहले चरण का मतदान यहां पर होगा और कांटे की टक्कर इस समय दिख रही है। लेकिन अगर आप पिछले चुनाव की बात करें तो ये जो सीट्स है 30, वहां पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में टीएमसी 27 सीटों पर जीत उसने हासिल की थी। तो क्या इन 27 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो पाएगा, ये देखने वाली बातें हैं। अब बात करते हैं असम की। असम में 47 सीटों पर कल मतदान होगा। कुल मिला के 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर जो इस समय कल जहाँ पर मतदान है वो सोनितपुर, नागांव, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये तमाम वो एरियाज हैं जहाँ पर कल 47 सीटों पर मतदान होगा। और आपको बता दें कि इस पूरे मतदान के फेज में, यानी कि जो पहला चरण असम का है, वहां पर स्पॉटलाइट टी गार्डन्स पर रही है और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स इस चरण में देखे जा रहे हैं वो सर्बानंद सोनोवाल जो कि माजुली से लड़ रहे हैं, एंटी सीए प्रोटेस्टर जिनको जेल हुई थी अखिल गोगोई, रिपुन बोरा जैसे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनकी जो साख है वो दांव पर इस समय लगी हुई है। अब अगर हम असम की बात करें तो असम में बीजेपी का एक अपना अलायंस है, लेकिन मेन पार्टी बीजेपी है। और अगर महाजोट की बात करें, यानी कि जो कांग्रेस का जो अलायंस है AIUDF के साथ, CPI, CPIML, आंचलिक गण परिषद, RJD और बोडोलैंड पीपल फ्रंट जिसने कि बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। तो जितने भी कैंपेन्स हुए हैं, महाजोट को महाझूठ बता रही है बीजेपी। और जो पूरे CA का मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी इसको लेकर, CA के मुद्दे को लेकर बिल्कुल चुप है, लेकिन असम में ये कहा गया है कि वो उसे पहली कैबिनेट मीटिंग में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है, कांटे की टक्कर दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में पहली बार बना पाएगी, और दूसरा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेगी। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पहले विदेश दौरे की लॉकडाउन के बाद। जी हां, लॉकडाउन को कल पूरे 1 साल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला विदेश दौरा है जहां पर वो बांग्लादेश गए हैं। और बांग्लादेश जाने की जो मेन वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो ये थी कि 50 साल पाकिस्तान से आज़ादी मिले हुए हो चुका है बांग्लादेश को, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। साथ में ही 100वीं वर्षगांठ है मुजीबुर रहमान की, जो कि शेख हसीना के पिताजी हैं। तो ये सारी बातें थी जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बिलीव करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि बांग्लादेश का ही दौरा पहली बार क्यों ना किया जाए। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंचे तो शेख हसीना ने उनका स्वागत किया। उसके बाद नेशनल मार्टर्स मेमोरियल गए, पेड़ लगाया और बाद में जो वहाँ के ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात की और कई बायलैटरल इश्यूज पर डिस्कशन भी हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन ये एक और एंगल से ये विजिट बहुत अहम है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बांग्लादेश विजिट है ये ठीक एक दिन पहले आ रही है जब पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान शुरू होता है। यानी कि ये एक जरिया है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाली वोटर्स से फिर से कनेक्ट करना चाहेंगे।
और दूसरी बात, जो डिप्लोमेटिक टाइज की है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो उन डिप्लोमेटिक टाइज को पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। तो उस चीज का सेलिब्रेशन करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंचे। लेकिन इस बीच जो ये पूरी बातें हैं, जो कि तीस्ता रिवर डिस्प्यूट जो कि चल रहा था और अभी तक इसको लेकर रिजॉल्व नहीं हुई हैं चीजें, तो क्या उस पर कोई एक ठोस बात बन पाएगी, इसको लेकर अभी बहुत सारा संशय है लोगों के मन में। लेकिन हाँ, व्यापार को लेकर कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जिसके डिटेल्स अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा अभी नहीं आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर व्यापारिक एग्रीमेंट्स होंगे। और तीसरा जो वाटर डिस्प्यूट है, तो ये बताया जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में शासन बदलता है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अगर बीजेपी सत्ता पर काबिज होती है, तो हो सकता है कि ढाका और नई दिल्ली के बीच रिश्ते सुधरे और कलकत्ता और नई दिल्ली के बीच में भी रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन इस बीच जब ये बांग्लादेश का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय बांग्लादेश में चल रहा है, तो चाइना इस समय इस चीज को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ईस्ट इंडिया का गेटवे बांग्लादेश है, तो इंडियन ओशन का गेटवे भी बांग्लादेश ही है। अब आपको बता दें कि जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, जो BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, उसमें बांग्लादेश एक भागीदार है, यानी कि बांग्लादेश को कहीं ना कहीं एक टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ती है भारत और चाइना के बीच में। लेकिन चाइना का जो विस्तारवाद की जो पॉलिसी है, उसको देखते हुए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो इसका बांग्लादेश के साथ है, तो उसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि चाइना को जिस तरीके के अग्रीमेंट्स और व्यापार को लेकर जो अग्रीमेंट्स बांग्लादेश के साथ होंगे, तो चाइना को ये चीजें बहुत ज्यादा अखरेंगी और उसकी नजर वहां पर होगी कि किस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो चाइना की जो हेजमनी है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर 2 दिन का दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब देखना होगा कि किस तरीके के अग्रीमेंट सामने निकल कर आते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका में हैं, तो इट्स अ वे टू कनेक्ट विद द बंगाली वोटर्स। लेकिन ये कितना रेजोनेट करेगा बंगाली वोटर्स के माइंड में, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 5 खबरों में इतना ही। सुनिए सच आप देखते रहिएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।